सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमजे क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार एमजे क्लासेस पे। दोस्तों, ये वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, जो कि विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रसायन विज्ञान है, जिसका हम लोग पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ेंगे। इसमें आप आसानी से पूरे नोट्स को बना सकते हो। एक ही वीडियो में मैं आपका पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा, डेफिनेशन हर एक चीज़ लिखा हुआ रहेगा। आप उसी नोट्स को बना लीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, मैं वही बताऊंगा। कैसे तैयार करना है, सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, और नोट्स बना लीजिएगा। पूरा आपको नोट्स भी मैं दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर की। तो चैप्टर का पहले नाम लिखा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को समझने से पहले हम लोग को छोटे छोटे टर्म्स को समझना पड़ेगा। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन हम लोग सबसे पहले समझते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें देखिए फिजिकल स्टेट यानी जो उनकी अवस्थाएँ होती है, उनका आकार एवं भौतिक गुण सिर्फ परिवर्तन होते हैं, लेकिन उनके रासायनिक संगठन एवं गुण परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल में सीखना है, तो जैसे अगर हमारे पास सपोज करिए बर्फ़ है, तो बर्फ़ को अगर हम मेल्ट यानी पिघलाएंगे तो क्या होगा, पानी बनेगा। फिर हम पानी से वापस बर्फ़ बना सकते हैं ना। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि उनका जो केमिकल रिएक्शन होगा किसी भी चीज़ में, वो नहीं होगा। उसमें जो संगठन होगा, संगठन दैट मीन्स जैसे हमारे पास पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो H2O, इसमें पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलके ही बने होते हैं। वो चेंजेस नहीं होंगे, वो वहीं पे रहेंगे, चाहे आपका लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, या फिर गैस के फॉर्म में। तीनों ही फॉर्म में क्या रहेगा, वो H2O ही रहेगा। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रासायनिक संगठन। ठीक है, तो चलिए इसको लिखना कैसे है, इस बात को समझ लेते हैं। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन, हमारे चारों ओर सदैव अनेक परिवर्तन घटित होते रहते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों को परिवर्तित करते हैं। जैसे पानी था, पानी का अवस्था चेंज हुआ, उसका आकार भी चेंज हो जाएगा और भौतिक गुण भी होगा। भैया, वो फिजिकल चेंजेस का मतलब यही होता है कि वो अभी क्या लिक्विड फॉर्म में था, अब सॉलिड में हो गया, अब गैस में हो जाएगा। तो ये उसका भौतिक चेंजेस हो गया। ठीक है, को परिवर्तित करते हैं, परंतु उनके रासायनिक संगठन यानी उनमें क्या क्या मिलके बना है। जैसे H2O है तो H2O H2O है, O एक ही है। वो तीनों कंडीशन में रहेगा, चाहे आपका ठोस हो, चाहे द्रव हो या लिक्विड हो, तीनों ही अवस्थाओं में वो आपका H2O ही रहेगा। तो वो चेंज होगा नहीं, यानी उसके रासायनिक संगठन एवं गुणों आदि पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, यानी उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं, या ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा, बर्फ़ का गलना, जल का जमना। ये देखिए, लोहे में जंग लगना, ये थोड़ा एग्जाम्पल गलत है, इसको मत लिखिएगा। ये एग्जाम्पल आपका नहीं है, ये गलत लिख दिया बच्चे ने। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड। तो ये हम लोग का पहला पॉइंट था, वो क्या था, भौतिक परिवर्तन। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड, इसका क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए रासायनिक परिवर्तन को लिखा जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। देखिए, ऐसे परिवर्तन जो उसके रूप को ही चेंज कर दे। जैसे सपोज़ करिए, अगर मेरे पास कोई कागज़ है और मैं अगर कागज़ को जला देता हूँ, तो जब मैं कागज़ को जला दूंगा तो देखिए क्या बनेगा, राख बन जाएगा। क्या राख से वापस कागज़ आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना। तो ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन। यानी जब हम लोग किसी वस्तु पर कोई अभिक्रिया करते हैं, जैसे अगर हम अपने रियल लाइफ में आते हैं तो हम चाय बनाते हैं। चाय बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग चाय पत्ती यूज़ करते हैं, चीनी यूज़ करते हैं, दूध यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को सबको मिला देंगे तो हमको क्या मिलता है, चाय। अब हम क्या चाय से वापस दूध निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो कैसे लिखना है, इसको देखते हैं कि ऐसे परिवर्तन जो पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुणों को भी परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हमारे पास कागज़ है और हमारे पास कागज़ को जला दिया हमने, तो वो राख बन गया। देखो, दोनों में बहुत सारे चेंजेस आ गए।
तो ऐसे ही परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा, दूध का फटना, कागज़ का जलना, लोहे में जंग लगना। ठीक है, जैसे अगर दूध है, दूध अगर फट गया, अगर आपके पास आ गया पनीर, तो पनीर से क्या वापस आप दूध बना पाओगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, कागज़ का जलना, यानी कागज़ जल गया तो जल गया कागज़, तो राख बचा, राख से कागज़ बना पाएंगे हम लोग? नहीं बना पाएंगे। वैसे ही लोहे में जंग लगना, जब जंग लग गया तो हम उसको छुड़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, समझते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थ से हमेशा भिन्न होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हम लोग क्या कर रहे थे, चाय पत्ती लिए थे, दूध लिए थे, ठीक है, चीनी लिए थे। जब उनको मैंने मिक्स किया तो हमको मिल के क्या बना, चाय मिला। ठीक है, तो चाय का प्रॉपर्टी जो होगा वो बाकी दूध से, चाय पत्ती से और जो हमारा शुगर था यानी चीनी था उससे क्या होगा, भिन्न होगा ना। तो ये बात यहाँ बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जब हम किसी भी दो पदार्थ को लेते हैं, उनको मिलाते हैं, तो उनके मिलने से एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। जब उत्पत्ति होगी तभी हम क्या बोलेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, और ख़ास बात ये ध्यान देना है कि वहाँ पर जो दोनों की प्रॉपर्टीज़ है, यानी जो जैसे हमारे पास क्या था, दूध है और चाय पत्ती है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी होगी और जो चाय बन रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सबके सब अलग होंगे। ठीक है, तो ऐसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, अगर हमारे पास मैग्नीशियम है और हम इसकी क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए जब रिएक्शन होने के बाद, यानी जब हम लोग चाय पत्ती को और दूध को और चीनी को मिला दिए, पूरा हो गया, तो हमारा लास्ट में क्या मिला, हमको चाय मिला। वैसे ही जब हम मैग्नीशियम को मिलाए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें, तो हमको मिला क्या, MgO मिला। ठीक है, अगर आपको ये रिएक्शंस कैसे बनाना है, क्या आपको नहीं आता है, तो मैं आपको इस एक ऐसी वीडियो का लिंक दे रहा हूँ जिससे आपको रिएक्शन बनाने में आसानी होगी। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगर आप उसको देख लोगे तो वो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, समझिएगा। खैर, हम लोग यहाँ बात करते हैं कि सर देखिए, जो तीर यहाँ पर है ना, ये तीर क्या बताता है कि ये चीज़ें परिवर्तित होकर अब किस में कन्वर्ट हो गए, इसमें कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो देखिए जो तीर के जो पहले के जो चीज़ लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक या फिर क्रियाकारक। ठीक है, नाम भूलिएगा नहीं, जो या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्शन के पहले ये देखो, जो रिएक्शन और ये तीर का निशान है, उसके पहले जो सब्सटेंस यानी जो पदार्थ होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियाकारक या फिर अभिकारक कहते हैं। और जो बनता है, जैसे जो चाय बना हमारा, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उत्पाद। ठीक है, तो ये तीनों बातें याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब देखिए, हम किसी भी चीज़ की पहचान कर सकते हैं ना देख करके, तो वैसे ही अगर हम कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो हम कैसे बता सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया को निम्न परीक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। नहीं, हम अलग अलग तरीके से उसको पहचान सकते हैं, और वो कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन, जैसे ठोस है, ठोस से द्रव में जाना, तो ये भी क्या हो गया, अवस्था परिवर्तन हो गया। ठीक है, रंग में परिवर्तन, जैसे दूध था, दूध में हम लोग चाय पत्ती डाले तो उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया ना, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि रंग में परिवर्तन होगा, तो भी हम बता सकते हैं। गैस का निकलना, कहीं पे गैस जब निकलता है तो भी हम लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ताप में परिवर्तन करने पर भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। अवक्षेप का निर्माण, ये देखिए लाइन समझिएगा, ये बोल रहा है अवक्षेप का निर्माण। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये अवक्षेप क्या होता है। अच्छा, कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा या फिर देखा ही होगा कहीं ना कहीं कि पानी आपने लिया है, उसमें चूना डालते हो आप, क्या डालते हो, चूना। तो
अब जैसे ही उसमें चूना डालते हो तो उसमें एनर्जी के रूप में बाहर बहुत सारा तुरंत बहुत एनर्जी निकलता है ना, ऊर्जा निकलती बाहर, और जो चूना होता है नीचे बैठ जाता है। तो जो चीज़ नीचे बैठ जाता है उसी को बोलते हैं अवक्षेप। जब भी ऐसा कभी कुछ होता है, अवक्षेप नीचे बैठ जाता है, तो उस चीज़ को भी हम लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो चलिए इसके पाँचवें पॉइंट की बात करते हैं। पाँचवा पॉइंट क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है इसको समझते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं? अभिकारक या फिर उत्पाद। ठीक है, के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी जैसे जो मैंने अभी एक इक्वेशन लिखा था, जैसे मेरे पास क्या था, मैग्नीशियम प्लस O2 था, गिव राइज टू, यानी तीर का निशान के बाद क्या था, MgO लिखा हुआ था ना। तो उनमें जो प्रतीक लिखा हुआ, जैसे Mg लिखा हुआ है और उनका जो सूत्र है MgO लिखा हुआ है, तो इसी चीज़ को जो अगर हम एक लाइन में जो शो किए थे, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, अब उस बात को समझते हैं। ठीक है, और नोट्स बनाते रहिए। और ये देखो, ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, बट हम लोग को रिएक्शन सीखना है, तो उसके लिए इन सारी बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। तो इसमें हम लोग पहले पॉइंट की बात करते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुसूत्र या फिर प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। जैसे अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सोडियम है तो क्या यूज़ करेंगे, मैग्नीशियम है तो क्या यूज़ करेंगे, एल्युमिनियम है तो क्या यूज़ करेंगे। आपको इसका प्रतीक आना चाहिए। कम से कम 30 तो याद कर लीजिए, उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, जो कि आपको हाई स्कूल में अगर आप 30 याद कर लेते हो अच्छे से, तो आपका सारा जो भी प्रॉब्लम है, हर एक चीज़ आपका क्या होगा, जो भी डाउट रहेंगे, हर एक चीज़ पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आप रिएक्शन भी सीख लेंगे, आपका यूपीएससी नामकरण भी आसानी से हो जाएगा। क्योंकि देखो, बेसिक चीज़ यही है कि भैया आपको उतना पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसके सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। अब देखिए, जो भी एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी गैसेस होते हैं वो हमेशा डबल नेचर के होते हैं या फिर द्विपरमाणुक होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में देखा जाए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम लोग H नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? H2। क्यों? क्योंकि गैसेज होते हैं और ये गैस कभी अकेले रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं जाके हवा में जाएगा, तो दो गैसेज आपस में मिल करके क्या बना लेते हैं? H2 बनाते हैं। वैसे ही हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा कि अगर मुझे कहीं भी रिएक्शन लिखना रहेगा, तो मैं मान लीजिए जैसे मैंने आपको दे दिया कि मैग्नीशियम की क्रिया आप ऑक्सीजन से कराइए, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे Mg प्लस O2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है? गैस होता है, और गैस हमेशा क्या रहता है? डबल फॉर्म में रहता है। ठीक है, द्विपरमाणुक होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उसके प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे मैंने अभी बात की आपको कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा जो भी रहेंगे, उन सबको आपको उनका सिंबल याद करना पड़ेगा। तो उनका परमाणु क्रमांक, उनका परमाणु भार और उनका सिंबल आपको याद करना पड़ेगा। तो 30 तक याद कर लीजिए। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे आते हैं, जिंक हो गया, बहुत सारे हैं, 30 तो आप याद कर लो। ठीक है, उतने में हम लोग का काम ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इसके हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो चलिए हम लोग 7वें पॉइंट की बात करते हैं, मूल समीकरण लिखना। यानी अगर हम किसी भी समीकरण को लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा। जैसे मैंने आपको लिखा हुआ था कि Mg प्लस O2 गिव राइज टू 2MgO। ठीक है, तो वो कैसे लिखते हैं उस बात को समझते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने टर्म्स लिख दिया है। मैंने यहाँ पे लिखा है पहला आपको पॉइंट याद रखना है, यानी प्रथम चरण जो होगा इसका पहला पद, कि किसी रासायनिक समीकरण में क्रियाकारकों के उत्पादों में परिवर्तन को, यानी जो भी हमारे पास अभिकारक होगा और जो हमारे पास फिर बनेगा क्या, उत्पाद, उनके बीच में हम लोग क्या करेंगे? तीर का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और वही चीज़ देखिए मैंने लिख दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो आपका बाएं साइड होगा उसको क्या बोलते हैं? क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं, और जो दाहिने साइड होगा
यानी राइट हैंड साइड, उसे क्या बोलेंगे, उत्पाद कहते हैं। ये सारी बातें तो मैंने बहुत पहले बता दी आपको, तो इसको भी लिख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आपको आगे, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम में लोगों को समस्या ये होती है कि वो क्या करते हैं, बुक का यूज़ फिर करने लगते हैं। अगर नोट्स अगर आपका रहेगा तो आप उस टाइम में एक बार रिवीजन कर लोगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, लास्ट में आपको किसी नोट्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले दो या दो से अधिक क्रियाकारक या अभिकारक के मध्य धनात्मक प्लस चिन्ह लगाते हैं। जैसे अगर मेरे पास देखिए यहाँ पे क्या है, जिंक है और दूसरा मैंने एक सब्सटेंस क्या लिया, HCl। अब यहाँ पर दो चीज़ मैंने लिया था, दो या दो से अधिक अगर मैं लूँगा, मान ली अगर मैं इसी में कुछ और ले लेता हूँ तो उनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, हमेशा प्लस ऐड करते जाएंगे। मान ली ऑक्सीजन ले लिया तो ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, O2, तो इनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, प्लस को ऐड करते रहेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, वैसे ही देखिए हमारे पास इधर क्या है, उत्पाद है, इस साइड क्या है, उत्पाद है। तो उत्पाद में कौन कौन सा चीज़ है, हमारे पास जिंक क्लोराइड है और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इनके मध्य देखिए क्या है, ये आपका प्लस लगा हुआ है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास कोई भी लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड अगर दो या दो से अधिक कोई भी कंपाउंड या तत्व होगा तो उनके बीच हम लोग हमेशा क्या करेंगे, प्लस चिन्ह का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट को यानी तीसरे चरण को देखते हैं, ठीक है। तीसरा चरण, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब कि वापस बन जाए, और जो चीज़ वापस बन जाती है उसे उत्क्रमणीय कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास पानी है, पानी से हमने क्या बना लिया, बर्फ़, फिर बर्फ़ से पानी, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और ऐसे अभिक्रिया जिसमें वापस नहीं बन पाता है, जैसे कागज़ है जला दिए राख बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय कहते हैं। ये एक टर्म्स है, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए बोल क्या रहा है, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है अर्थात बाईं तथा दाईं दोनों दिशाओं में होती है तो दोनों दिशाओं को अर्धशीर्ष, आपको देखो ये चिन्ह इसका याद रखना है। हम लोग क्या काम करेंगे, ऐसे तीर बनाएंगे, ऊपर का सिर्फ नीचे नहीं देंगे और फिर इसको नीचे से ऐसे और इधर कर देंगे, ठीक है। इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन किसका हो जाएगा, उत्क्रमणीय का, ठीक है। उत्क्रमणीय का ये सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर हमारे पास नाइट्रोजन है और हमने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया तो हमको क्या मिलता है, अमोनिया, जो कि हैबर प्रोसेस है, बहुत ही फेमस है। तो ये आपका भी आगे हम लोग को पढ़ना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ देता है। इंटर में अभी आप में नहीं पूछेगा बट इंटर में पूछ देता है, ठीक है। इसको याद रखे रहिएगा, भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे जब ये दो इनके बीच में क्या लगा हुआ है, कौन सा सिंबल है, तो देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका क्या है, आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, मतलब दोनों दिशाओं में ही जा रहा है। यानी ये आपका नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से मिलेगा तो क्या बनेगा, अमोनिया, और फिर अमोनिया भी क्या होगा, टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में वापस विखंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका, वही मूल, ठीक है। लेकिन अब हम इसको संतुलित करेंगे। संतुलित करने का मतलब ये होता है कि देखिए जैसे अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, जैसे अगर हम बोलते हैं मैथ में कि सर 4 कभी भी बराबर नहीं होगा 3 के, बोलते हैं ना कि सर 4 कभी बराबर होगा 3 के, नहीं, तो आप क्या बोलते हो कि सर 4 जो होगा वो 4 के ही बराबर होगा। यानी बराबर के साइन में आपको दोनों जो पक्ष है बराबर होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर ये जो साइन है, इस साइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो तत्व हैं, तत्वों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो उनको लिखेंगे कैसे, क्या उसका प्रोसीजर होता है, तो चलिए उसको हम लोग अगले पॉइंट में समझते हैं। तो इसका 8वां हेडिंग है संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। यानी अगर हमको देखो ये ऊपर जो लिखा है मैंने वो क्या था, मूल समीकरण लिखना आता है, नॉर्मल सा कैसे लिखा जाता है, अब उसको बराबर करके लिखना है, ठीक है। जैसे आगे कभी कभी आपने देखा होगा 2 लगा रहता है, किसी में 3 लगा रहता है, किसी में 4, तो उस तरह से कैसे लिखना है उस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखिए द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अनुसार
किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के फलस्वरूप न ही कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई निर्मित होता है। जिस तरीके से हमको पता है कि हम द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते हैं न उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो अभिकारक है और जो उत्पाद है उनमें जो दोनों की जो संख्याएँ हैं वो आपका बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम न ही कोई उत्पाद नष्ट होता है न ही कोई उत्पाद ठीक है ख़त्म होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, तो ऐसे रासायनिक समीकरण में दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की जो संख्या रहेगी वो क्या होगी, बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखवाया है, जैसे Mg है प्लस O2, तो हमारे पास क्या बनेगा, MgO बन रहा था। ठीक है, तो इन दोनों से मिलके MgO बन गया। ये तो हमने नॉर्मली बोल दिया कि सर ऐसा रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मूल रासायनिक समीकरण, लेकिन ये संतुलित नहीं है। ठीक है, जब इसको संतुलित करेंगे, इधर हमारे पास क्या है, MgO है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार, जबकि यहाँ पे कितनी बार है, सिर्फ 1 बार है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 का इस्तेमाल करते हैं, ताकि लेफ्ट हैंड साइड भी आपका देखिए 2 है, यहाँ पर भी अब ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं, ऐसा मत करिएगा, ऐसा नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, आगे ही लगाते हैं 2, न कि पीछे की ओर लगाया जाता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दिया तो देखिए Mg भी कितनी बार हो गया, 2 बार, जबकि यहाँ पर कितनी बार था, 1 ही बार था। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखिए 2 लगाया हुआ है, जो कि उसने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अब संतुलन की अवस्था में हो गई। ऐसे ही समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो नोट पॉइंट याद रखिएगा, एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। यदि दोनों पक्षों में तत्वों की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। यदि दोनों पक्षों में तत्वों की संख्या असमान हो तो समीकरण क्या होगा, असंतुलित होगा। आपने इससे पहले कक्षा 8 में पढ़ा ही होगा, कक्षा 9 में, कि समीकरण को संतुलित कीजिए। आपको असंतुलित दिया रहेगा, मतलब उस पर जो नंबर होगा वो आपका बोलेगा कि दोनों तरफ संतुलित कीजिए। देखिए ये वीडियो इसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ रिएक्शंस कैसे होते हैं, समीकरण को कैसे बराबर करते हैं, संतुलित करते हैं, सारी बातें उस वीडियो मैंने आपको बताया है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो वहाँ से आप उस वीडियो के थ्रू उसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला बात करते हैं। तो चलिए हमारा 9वां पॉइंट की बात करते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन आता नहीं, बट हमको समझना ज़रूरी है। अगर हम समझेंगे नहीं तो फिर कर नहीं पाएंगे। तो देखिए 9वां पॉइंट क्या है, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना। ये देखिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसका यूजेस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ठोस को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड, इसलिए ठोस में हम लोग क्या करेंगे, एस लगाते हैं। ठीक है, भूलिएगा नहीं, सॉलिड यानी ठोस। ठीक है, द्रव को अंग्रेजी में बोलते हैं लिक्विड, और लिक्विड का पहला लेटर क्या होता है, स्मॉल एल। अच्छा एक चीज़ ये नोटिस करिएगा, देखिए जितने भी चीज़ें हैं सब के सब स्मॉल में यूज़ करना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो लिक्विड के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल एल। और वैसे ही गैस है तो गैस के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल जी। जलीय विलयन, ये एक बहुत ही, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के हम लोग को इसको इसी जैसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। तो देखो जलीय विलयन का मतलब होता है आपका एक्वस फॉर्म, यानी उसमें वाटर इन्वॉल्व रहेगा। तो हम उसको वाटर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वाटर में कुछ चीज़ डिज़ोल्व है, यानी कुछ चीज़ घुला रहेगा, तो उसको हम लोग लिक्विड का फॉर्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि लिक्विड में का मतलब होता है लिक्विड यानी द्रव रहेगा, तो उसमें कुछ डिज़ोल्व हुआ है ना, सॉलिड फॉर्म का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए सीरा, तो सीरा को हम लिक्विड नहीं बोल सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक्वस बोलेंगे। ठीक है,
तो एक्वस से प्रदर्शित करते हैं। और एक्वस जो हमारा होता है AQ होता है, एक्वस AQ से स्टार्ट होता है, इसका सिंबल क्या हो जाएगा AQ। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। बनने वाले अवक्षेप, अवक्षेप तो जानबे कर रहे हैं, जो मैंने भी आपको बताया कि जो नीचे बैठ जाता है, को प्रतीक S से प्रदर्शित न करके, अवक्षेप भी सॉलिड फॉर्म होता है जो नीचे बैठ जाता है, लेकिन हम उसको S से प्रदर्शित नहीं करते हैं। हम उसको क्या करते हैं, जो तीर का निशान होता है, जैसे देखिए यहाँ पर तीर का निशान नीचे की ओर, डाउनवर्ड की ओर, मतलब कि नीचे की ओर जा रहा है, द्वारा प्रदर्शित करते हैं समान रूप से मुक्त गैस को। वैसे ही जो गैस होता है, गैस हमेशा कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की ओर उसका सिंबल ये बना देते हैं, और जो नीचे बैठ जाता है, नहीं अवक्षेप जो होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे के तीर दिखा देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देखिए हमारे पास है कि अगर हम मैग्नीशियम को हाइड्रोजन सल्फेट से देखिए रिएक्शन करा रहे हैं, ऐसे रिएक्शन मैंने बताया है कि कैसे रिएक्शन होता है, उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर से बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हमको क्या मिला, हमको ये सारी चीज़ें मिल गई। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये सॉलिड फॉर्म है, ये एक्वस फॉर्म है। ठीक है, और ये हमारे पास MgSO4 एक्वस फॉर्म में हो गया। और देखिए ये यहाँ पर H2 क्या, H2 के देखिए यहाँ पे ये एक चीज़ गड़बड़ हो गया है। आप यहाँ H2 जो नीचे यहाँ पे इन्होंने लगाया है तीर का निशान, आप उसके बिल्कुल सामने लगाइएगा, क्योंकि वो हवा में उड़ रहा है, तो उसके बिल्कुल सामने होगा, न कि नीचे होगा। ठीक है, ये तीर का जो भी निशान होगा, बिल्कुल जो भी कंपोनेंट है उसके ऊपर ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसके तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तो चलिए हम लोग तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट में क्या है कि अभिक्रिया की परिस्थितियों, ताप, दाब एवं उत्प्रेरक को तीर के, देखिए यहाँ तीव्र कर दिया, यहाँ तीर होगा, तीर के ऊपर या नीचे लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे जो हमारा प्रोसेस हैबर वाला था, मैंने आपको बताया था कि जो हैबर प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं तो हमको क्या मिलता है, अमोनिया का निर्माण होता है। और ये अभिक्रिया क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, जो कि यहाँ पे देखिए तीर का निशान आपका क्या है, दोनों तरफ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके लिए टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, वो कितना होता है, 500 केल्विन हो गया। और यहाँ आपका प्रेशर होता है, वो कितना होता है, 200 वायुमंडलीय ATM, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, या फिर वायुमंडलीय दाब जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा आपका है उत्प्रेरक। अच्छा, ये टर्म्स आपके माइंड में अब आ रहा होगा कि सर ये उत्प्रेरक क्या है। ठीक है, कि सर जी ये उत्प्रेरक होता क्या है। उत्प्रेरक जो क्रिया गति को बढ़ा देता है और खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। जैसे सपोज़ करिए आप हो और आपका दोस्त है, आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अभी आप में कुछ समस्या हो गई, आप दोनों लड़ रहे हो, और तीसरा बंदा आया आपको बोल दिया, आपको बोल रहा, अरे यार तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा अनबन बोल रहा था। फिर आपके दोस्त से भी बोलेगा कि यार तुम, कि आपको दोस्त से बोल देगा कि यार ये वो बंदा तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा था, बताओ कैसी दोस्ती है ये। तो आप दोनों के बीच में तनाव क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और वो निकल लेगा, और हम लोग, आप और आपके दोस्त क्या करेंगे, आपस में फाइट करोगे। ठीक है, तो यही क्या करते हैं, क्रिया गति को बढ़ावा देते हैं, नहीं बढ़ा देते हैं, कम कर। कुछ लोग होते हैं अच्छे होते हैं जो कम कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादातर होते हैं जो उसको बढ़ावा करते हैं। ठीक है, बढ़ा देते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके चौथे पॉइंट को देखते हैं। अभिकारकों के गर्म करने को तीर के ऊपर या नीचे लिख करके प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास ये तीर का निशान यहाँ पर है, तो हम लोग ऊपर में क्या किया, डेल्टा यूज़ किए हैं। ठीक है, तो गर्म अगर किसी चीज़ को करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल्टा का यूज़ करेंगे, त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, इस बात को भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए इसके अगले टॉपिक को देखते हैं। बात करते हैं सांद्र की। सांद्र का मतलब देखिए क्या होता है, गाढ़ापन। जैसे अगर पानी है, पानी में अगर मैं चीनी थोड़ा डालूंगा तो वो हल्का रहेगा, अगर मैं बहुत ज़्यादा डाल दूंगा तो वो क्या होगा, एकदम गाढ़ा हो जाएगा, सीरा बन जाएगा। तो उसी सीरे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्र कहते हैं। ठीक है, और हल्का रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, तनु कहते हैं। ठीक है, जब सीरा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, सांद्र। हल्का रहेगा तो क्या बोलेंगे, तनु। तो सांद्र को दर्शाने के लिए अभिकारकों के मूल सूत्रों के पहले या नीचे तनु या सांद्र। ठीक है, तनु अगर हल्का रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, तनु, और अगर एकदम गाढ़ा रहेगा तो क्या बोलेंगे, सांद्र, लिख दिया जाता है। ठीक है, इस बात को भूलिएगा नहीं। तो चलिए इसके हम लोग छठे पॉइंट को देखते हैं। मुक्त हुई ऊष्मा को उत्पाद की ओर प्लस, ये देखिए याद रखिएगा, मुक्त हुई ऊष्मा को उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह द्वारा, अवशोषित ऊष्मा को माइनस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे
जैसे अगर हमने अभी आपको एक चीज़ बताया था कि अगर आप क्या काम करो, आप चूना ले लो, चूने को अगर पानी में डालोगे तो एनर्जी बाहर होती है। जब खुद से एनर्जी बाहर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड में आपका राइट हैंड साइड में आप उसको प्लस लिख के दिखा दोगे, ठीक है। लेकिन अगर हमको एनर्जी देना पड़ गया, जैसे चाय बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसमें एनर्जी देंगे हम लोग। पहले चाय पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, शुगर डालते हैं, चीनी डालते हैं सब, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, गर्म करते हैं। तो जब हम एनर्जी खुद अपना देंगे तो उसके लिए राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ पे। अब देखिए ये जो प्लस और माइनस देने और निकलने में भी रिएक्शन जो बनता है उनको अलग अलग नाम दिया जाता है, तो उनको अभी सीखा जाएगा। पहले यहाँ तक हम लोग समझ लिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं 10वें नंबर की। तो 10वां हेडिंग है रासायनिक समीकरण का महत्व, यानी जो हमने अभी रासायनिक समीकरण बनाना सीख लिया, तो रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है उस बात को समझते हैं। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है, कोई भी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, लिख लीजिएगा इसको, भाग लेने वाले अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद के संदर्भ में जानकारी देते हैं। ये बात भी सही है कि कोई भी रिएक्शन होगा, जब उससे हमको उत्पाद मिलेगा तो वो बताएगा ना कि ये जो अभिक्रिया हुआ इससे क्या मिल के बना। जैसे अगर हमने सीखा है कि सर हम क्या काम कर रहे थे, हमने चावल और दाल को मिला दिया तो हमारा मिल के क्या बन के तैयार हो गया, खिचड़ी तैयार हो गया। तो हम बोलेंगे ना सर इन दोनों के मिलने से क्या हो गया, खिचड़ी बनता है। तो उसी तरीके से अगर हमको जो भी मिलेगा, उत्पाद मिलेगा, तो हम उत्पाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको पता रहेगी, हम बता सकते हैं कि सर क्या बना, ठीक है। इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, इससे अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणु के संगठन की व्यवस्था का पता चलता है। ये बात भी सही है। अब इससे हमको ये भी जानकारी मिलती है कि इससे मिलके क्या बना। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है यहाँ पे और नाइट्रोजन, जो हाइब्रिड प्रोसेस था अभी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और उससे मिलके हमको क्या मिला, NH3, क्या मिला, NH3। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ठीक है, ये बात आपको दिख रहा होगा सर, यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु है, यहाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन के 2 अणु है, यानी 2 नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है। लेकिन जो हमारा उत्पाद है, उत्पाद में क्या है, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन से मिल करके हमारा आपका जो अमोनिया तैयार हो रहा है, यानी यही हमारा उत्पाद है। तो इसके बारे में भी आप अपना आराम से डिटेल बता सकते हैं, ठीक है। उसके संगठन यानी उसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा है, वो सब बता सकते हैं। तो चलिए इसके तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। इससे अणुओं की संख्याओं एवं द्रव्यमान के आपेक्षिक अनुपात का भी ज्ञान होता है, ठीक है। इनमें जो अणु होता है, अणुओं की संख्या, कितने अणु हैं, जैसे नाइट्रोजन देखिए, जैसे अमोनिया था NH3, तो उसमें आपका नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 3 है। और उनका जो द्रव्यमान के अपेक्षिक अनुपात का भी पता चल सकता है कि नाइट्रोजन का सर भार कितना होता है, 14 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 3 होता है। मैंने अभी जो बोला ना कि परमाणु भार याद कर लीजिएगा, तो नाइट्रोजन का भार कितना होता है, 14, और हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1। लेकिन हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो हम बटे में क्या करेंगे, 3, यानी इनका जो रेशियो होगा क्या हो जाएगा, 14:3, यानी 14/3, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद इसके चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है, यानी उसका नेचर क्या है, वो कैसा है, ठोस है, द्रव है, लिक्विड है, गैस है, या एक्वस फॉर्म है, यानी जलीय विलयन है। वो सारी बातें आपको अभिक्रिया से पता चल जाती है, ठीक है। तो अब इसके बाद 5वां पॉइंट लिखते हैं। रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त या निर्मित गैसीय पदार्थों के आयतन ज्ञात हो जाते हैं। ये बात भी सही है, हमको ये पता चलता है कि वो कितना अमाउंट निकला, उससे कितना बना। उस हिसाब से आप बहुत सारे जगह देखे होंगे कि वो लोग क्या करते हैं, फिर उससे का बिज़नेस करते हैं, इंडस्ट्रियल में उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। चीज़ नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी सामान्य ताप एवं दाब पर 1 मोल गैस का आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। आपका अभी तो नहीं काम आएगा, लेकिन आगे चल के काम आ सकता है, ठीक है। काम आ सकता है, क्या आएगा ही। तो देखिए 1 मोल में आपका 22.4 लीटर होता है, ये मत भूलिएगा, ठीक है।
अब चलिए जी, जितना भी मैंने अभी लिखवाया है उनके बारे में समझते हैं कि सर कैसे हमको कुछ समझ आ नहीं रहा है। तो उसको लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो उदाहरण मैंने लिया है, देखिए नीचे कि रासायनिक समीकरण है हमारे पास 3Mg + N2, आपका बन क्या रहा है Mg3N2। अगर आपको ये रिएक्शन बनाने नहीं आ रहा है तो वीडियो को देख लीजिए प्लीज़, ताकि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बोल रहा है कि इससे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो अब हमको इसमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है पहले वो समझते हैं। देखिए पहले हम लोग देखें कि इधर Mg कितनी बार है लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखिए 3 बार है। इधर राइट हैंड साइड में कितनी बार है, तो यहाँ पर भी 3 बार है। और N2 कितनी बार है, N कितनी बार है, 2 बार है। इधर भी N कितनी बार है, 2 बार है। तो देखिए इधर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड जो है अभी का जो हमारे तत्व हैं सब क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो इससे एक चीज़ निकल के ये आ रहा है कि दी गई समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण है जो यह दर्शाता है कि, अब हम लोग उसमें पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट क्या दर्शा रहा है कि इस अभिक्रिया में Mg और N2 अभिकारक। ये बात अब समझ में आ गया होगा कि सर देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। तथा और जो हमारा राइट हैंड साइड होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। तथा या फिर जबकि हमारा Mg3N2 क्या है, उत्पाद है। ये बात तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसमें देखिए दूसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि इस अभिक्रिया में Mg के 3 और N2 के 1 अणु के साथ, ठीक है। आपका जो रिएक्शन लिखा हुआ था तो देखिए ये रिएक्शन है। तो देखिए जो आगे संख्या लिखा होता है, देखिए यहाँ पे क्या 3 है, तो 3 परमाणु, ठीक है। N2 नीचे यहाँ पे, तो इसके आगे कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। N2 के 1 अणु के साथ संयुक्त होकर मैग्नीशियम नाइट्राइड, इसको ये क्या हमारा मैग्नीशियम नाइट्राइड है कि 1 अणु, यानी इसके आगे क्या 1 अणु, ठीक है, 1 अणु बनाते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए इसका तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु भार। देखिए मैंने भी बोला कि 30 तक याद करिए, तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे होता है और इसका जो भार होता है वो कितना होता है, 14 होता है, सॉरी 24 होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन 7 होता है, इसका भार कितना होता है, 14। तो हमको ये देखना है कि दोनों साइड में उसका जो परमाणु भार होगा बराबर होना चाहिए। तो देखिए मैग्नीशियम का 24 होता है और यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार, तो 3 × 24 करेंगे कितना आएगा, 72। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, तो 2 × 14 कितना हो जाएगा, 28। इधर भी वैसे ही पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आ गया, 100। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी ये प्रूव करता है कि दोनों साइड का जो भार है वो भी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके अगले पॉइंट को देखते हैं कि अगला हम लोग को पॉइंट क्या मिल जा रहा है। तो चलिए अगला पॉइंट क्या हमारा, चौथा पॉइंट, NTP पर 1 मोल, 1 मोल में कितना है, 28 ग्राम। 1 मोल का मतलब यहाँ पे 28 ग्राम N2 का आयतन कितना है, 22.4 लीटर। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 मोल में कितने होते हैं, 22.4 लीटर होता है। अतः NTP पर 72 ग्राम मैग्नीशियम धातु, जो 72 ग्राम मैग्नीशियम धातु है, यानी यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम धातु था ना, 22.4 लीटर नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके, हम ये भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन, या फिर आप बोल सकते हैं इसको 22.4 लीटर नाइट्रोजन से क्रिया करके 100 ग्राम मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। तो देखिए ये इसका अमाउंट निकल के आया, कितना था, 100 ग्राम था। तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि 100 ग्राम बना रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको छोड़ते हैं और अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। इतनी सारी जानकारियाँ हमको उस इक्वेशन से मिल गई थी। आप प्लीज़ लिखते रहिएगा नोट्स, पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को, जितने भी फ्रेंड सर्कल है जो स्कूल या कॉलेज नहीं जा पा रहे, तो उनको ये वीडियो भेज करके उनकी हेल्प कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला देखिए जो टॉपिक है 11वां पॉइंट, वो क्या है कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं। अब देखिए हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, वैसे ही जो हमारा रासायनिक समीकरण है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होंगी। इसमें लिमिटेशन में पहला पॉइंट है कि इससे अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। बात समझ में आई? यानी हमको ये इससे नहीं पता चल पा रहा है, यानी जो हम लोग रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं इससे ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो सॉलिड में है, फॉर्म में है, या फिर लिक्विड फॉर्म या गैस के फॉर्म में। वो तो हम जब लिखते हैं कि S है, L है, या AQ है, या एक्वस है, ठीक है, या G है, तब हमको पता चलता है। बट ऐसे नॉर्मली हम लोग को नहीं पता, जानकारी नहीं पता चल पाती है, ठीक है। रासायनिक समीकरण से समीकरण की बात हो रही है, रासायनिक समीकरण, ना कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है।
इससे अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए प्रयुक्त ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की जानकारी नहीं मिलती है। देखिए रासायनिक समीकरण की बात हो रही है, तो इसमें इससे क्या होता है, हमको ना तो ताप का पता चलता है, न ही दाब का, और कौन सा उत्प्रेरक यूज़ कर रहे हैं ये भी जानकारी हम लोग को नहीं मिलती है। ठीक है, किससे? रासायनिक समीकरण की बात हो रही है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की नहीं। रासायनिक समीकरण में हम लोग सिर्फ नॉर्मली लिखते हैं, और जिसमें हर एक चीज़ आपको पॉइंट किया जाता है वो होता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसके तीसरे पॉइंट को देखिए। इससे अभिक्रिया के वेग एवं अभिकारकों तथा उत्पादों के सांद्रण या सांद्रता का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, इससे अभिक्रिया कितनी तेज़ी से जा रहा है, या अभिकारक और उत्पाद में कितना सांद्रता है, गाढ़ा है या हल्का है, ये सारी बातें हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, ये रासायनिक समीकरण की लिमिटेशंस है। ठीक है, इसका चौथा पॉइंट, इससे अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय के संबंध में जानकारी नहीं मिलती। यानी इससे हमको ये भी नहीं पता चलता कि कितने समय में जो अभिक्रिया है वो कंप्लीट हुई है। यानी रासायनिक समीकरण का बहुत ही ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस उसको रिएक्शन कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ हम ये उससे समझे कि कैसे उसको लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है, तो हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी अभिक्रिया आपको पूछ देगा, बोलेगा इसका एग्जाम्पल लिखिए, इसका डेफिनेशन लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की, तो इसको समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दरअसल इसमें क्या होता है ना, ये जो अभिकारक साइड होता है, नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर जो भी लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा वह दो या दो से अधिक रहेगा, और मिल करके क्या बनेंगे, राइट हैंड साइड में नहीं जो उत्पाद है, उत्पाद में एक ही संख्या रहेगी। देखिए एक ही उत्पाद बन रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे इधर क्या है, जो हमारा अभिकारक है वो दो या दो से अधिक होंगे। ठीक है, और ये जुड़ जाएंगे आपस में, क्या हो जाएंगे, पूरा का पूरा सम्मिलित हो जाएंगे। तो इनको ही हम लोग ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसी अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी का देखिए जस्ट अपोजिट होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में क्या होता है, वो टूट जाएगा। तो चलिए उसी को ही देख लेते हैं हम लोग, सेकंड पॉइंट। तो वियोजन अभिक्रिया की बात करते हैं, तो देखिए वियोजन या फिर इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित या टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और ये देखिए मेन तीन तरह से टूटते हैं। कौन कौन से तरीके से टूटते हैं, उन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऊष्मीय अपघटन, यानी एनर्जी के थ्रू कैसे वो टूटता है। तो देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा, यानी हम उसको गर्म करके, ठीक है, ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, यानी टूट जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम लोग इसमें आपका क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, तो आपका ये क्या होगा, ये देखिए ये यहाँ पर देखिए क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए यहाँ पर लिखने का तरीका गलत है कार्बन डाइऑक्साइड का। आप क्या काम करेंगे, CO और नीचे 2, ये जो O इन्होंने छोटा सा लिखा है, यहाँ पर जो O छोटा सा लिखा है, वो छोटा सा O नहीं रहेगा, वो बड़ा रहेगा। ठीक है, नहीं तो वो कोबाल्ट कहलाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, CO2, और गैस का फॉर्म होता है, और जो हवा में जाएगा तो गैस नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर का चिन्ह लगा देंगे, यानी ये हवा में ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। तो चलिए इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रकाश अपघटन। वह वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। यानी अगर हम किसी चीज़ को सूर्य के प्रकाश में भी अगर रखते हैं, वो अपघटित होकर दो या दो से अधिक भाग में टूट जाता है, तो इस अपघटन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश अपघटन कहते हैं। जैसे AgCl है, जिसको हम सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये Ag और क्लोरीन गैस के फॉर्म में अलग अलग टूट जाता है, यानी अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं।
तीसरा पॉइंट क्या है? विद्युत अपघटन यानी विद्युत के द्वारा ब्रेक करना। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाती है। इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है? H2O है। जब हम H2O में विद्युत को प्रवाहित करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, यही प्रोसेस है जहाँ से हम ऑक्सीजन को बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ये इसके तीनों पॉइंट हो गए अपघटन का। तो अब हम लोग इसके तीसरे पॉइंट को देखेंगे और वो पॉइंट क्या है आपका? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इसको समझते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी दो कंपाउंड रहेंगे, उसमें से जो पावरफुल रहेगा वो कम वाले को हटाकर उसकी जगह जब छेक लेगा तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन या फिर विस्थापन अभिक्रियाएं। अब इसको समझते हैं। ये दो प्रकार की, दोनों को हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो ये कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। तो दो प्रकार में हम लोग पहले की बात करते हैं। पहला क्या है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। जब हमारे पास इधर में कोई सिंगल, इधर बहुत सारे रहेंगे। अब ये देखिए जो कॉपर है ये कमज़ोर होता है या फिर कम क्रियाशील होता है किससे? आयरन से। यानी जो लोहा है यानी Fe है वो क्या होगा? कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो ये क्या करेगा? ये इसकी जगह ले लेगा और कॉपर को इसकी जगह से भगा देगा, तो ये अलग हो जाएगा। और ये देखिए ये जो है इसकी जगह छेक लेगा यहाँ पर। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पर जब छेक लेगा इसको और खुद आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया? Fe और ये क्या हो गया? SO4। ठीक है, और जो कॉपर था, कॉपर कहाँ चला गया? बाहर में चला गया। ठीक है, तो बाहर हम लोग उसको अलग से लिख देंगे। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके जो सेकंड है उसको देखते हैं हम लोग। चलिए इसके सेकंड पॉइंट को देखते हैं हम लोग। उभय अपघटन अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास Ag है और यहाँ पे K है, तो ये दोनों एक दूसरे को जब रिप्लेस कर देंगे, ये इसकी जगह ले लेगा, ये इसकी जगह ले लेगा, तो ऐसे अभिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये K क्या करेगा? Ag की जगह छेक लेगा, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? K आ जाएगा और NO3 यहीं पर रह जाएगा। और सेकेंड कंडीशन में क्या होगा? ये इस Ag जो है वो K को छेक लेगा, तो देखिए Cl और इसकी जगह क्या हो जाएगा? Ag आ जाएगा। तो ऐसे अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चौथे अभिक्रिया को देखते हैं। चलिए हम लोग चौथे को बात करते हैं। चौथा क्या है? ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि ऐसे कुछ रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकलता है, कुछ में एनर्जी हम लोग को देना पड़ता है। तो ऐसे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी रिएक्शंस या ऐसे अभिक्रिया जिसमें एनर्जी क्या होता है? बाहर निकलता है स्वतः ही, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए हमारे पास क्या है? ग्रेफाइट है यानी कार्बन का यह प्रूफ है, और ये हमारे पास ऑक्सीजन है। जब दोनों को रिएक्शन का यानी दोनों को मिलाएंगे हम लोग तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ फिर गड़बड़ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आप इस तरह से लिखिएगा CO2, न कि C ऐसे O करके लिखिएगा 2। O छोटा नहीं होगा, O क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, समझिए बात को। और देखिए यहाँ पर साथ में क्या है? यहाँ एनर्जी निकल रही, बाहर निकल रही है। बाहर के लिए हमने आपको बताया था प्लस लिखते हैं, तो यानी एनर्जी बाहर जब खुद से निकलता है तो उसके लिए हम लोग प्लस लिखते हैं, जब एनर्जी देनी पड़ेगी तो वहाँ क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। तो ये जो हमारी अभिक्रिया होगी जिसमें एनर्जी बाहर स्वतः निकलती है यानी अपने आप निकलता है, उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ कहते हैं। ठीक है, तो इसी में जिसमें उस एनर्जी लेनी पड़ेगी उसको क्या बोलते हैं? उसको समझते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ। वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं निम्न ताप पर स्वतः होती हैं। इसमें ऊष्मा की मात्रा
को उत्पादों की एक ऋण चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हमको एनर्जी देनी पड़ती है उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए जैसे हमारे पास N2 है, O2 है और हमारे पास बना क्या 2NO2, ठीक है 2NO, और यहाँ पे माइनस का लगा हुआ है, माइनस किलो कैलोरी है, मतलब कि हमको एनर्जी क्या करना पड़ा, देना पड़ा। ठीक है, या इसको ऐसे लिखिए, या अगर इसको आप इधर भेज देंगे तो आपको पता है कि बराबर के इधर उधर जब किसी नंबर किसी चिन्ह को भेजेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो इधर इसको भेजेंगे तो देखिए इसको हम लोग प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी को भी समझ लिया। तो चलिए अब हम लोग अगले अभिक्रिया की बात करते हैं। तो चलिए इसके 5वें पार्ट की बात करते हैं। 5वां पार्ट क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो आज हम लोग समझेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इसको समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होता है, यानी कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को निकालता है। ठीक है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होंगी, कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन भी कहा जाता है। नाम याद रखिएगा कि जो ऑक्सीकरण है उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर Na है, Na के ऊपर कोई भी यहाँ कुछ ये गलत किया है, सिर्फ Na नॉर्मल लिखेंगे। ठीक है, जब हम Na को रिएक्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होता है, Na प्लस होता है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था, कुछ नहीं का मतलब 0, 0 से क्या होगा 1। अब आपको पता है कि कोई भी देने वाला रहेगा, जब देगा तो उसके ऊपर प्लस आएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब निकालता है तो उसके ऊपर प्लस आ रहा है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी जब कम और राइट हैंड साइड में कभी भी ज़्यादा होगा प्लस, तो वहाँ पर आप हमेशा याद समझ जाइएगा कि वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, सिंपल सा हिंट है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, कम, और राइट हैंड साइड में जब ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, ऑक्सीकरण है। ठीक है, भूलिएगा नहीं। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखेंगे SnCl2 और यहाँ क्लोरीन था और यहाँ पे SnCl4 है, तो SnCl2 पे प्लस का 2, फिर यहाँ प्लस का 4 है। तो देखिए यहाँ 2 है और इधर क्या है, 4 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कम, राइट हैंड साइड में ज़्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ऑक्सीकरण है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपचयन की। वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या अणु आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो होगा वो कम होगा और राइट हैंड साइड में क्या होगा, ज़्यादा होगा। सॉरी, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ज़्यादा होगा, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, कम। तो देखिए जैसे ये रिएक्शन है तो इधर आपका 1 है, इधर क्या है, 0 है। तो बड़ा कौन है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, अपचयन है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप इस वाले इक्वेशन में देखेंगे तो देखिए यहाँ जिंक पे क्या है, प्लस का 2 है, और यहाँ वाले जिंक पे क्या है, 0 है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में क्या है, कम है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये अपचयन है। बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, ऑक्सीकारक और अपचायक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ऑक्सीकारक की। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ये लाइन याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अर्थात वह पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऑक्सीकारक कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए अगर मेरे पास ये एग्जाम्पल है तो देखिए यहाँ पर 0 से क्या होगा, माइनस का 1 हो गया और आगे 2 लगाया, मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, निकाला है। यहाँ माइनस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लिया है किसी से, और लेने वाला क्या होता है, माइनस में होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमको यही देखना है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो ये देखिए जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देखिए ये 0 है, 0 का मतलब समझिएगा 0 यहाँ पे, इधर क्या है, माइनस का 1 है। तो बड़ा कौन है, माइनस का 2 है, सॉरी। तो बड़ा कौन है, 2 -2 बड़ा है कि 0। तो देखिए 0 बड़ा होता है, लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। ठीक है, और ऑक्सी जो कारक होता है वही आपका क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, बात को भूलिएगा नहीं।
ठीक उसी प्रकार से जो अपचायक हमारा होता है वो आपका ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए वे पदार्थ जो अल्प पदार्थों का अपचयन करते हैं एवं रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अब ऑक्सीकृत हो जाते हैं अपचायक कहलाता है। या किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। अर्थात अपचायक वह पदार्थ है जो किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ऑक्सीकरण भी होता है। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन को देखिए तो यहाँ पर आपका ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, Sn है और यहाँ पर भी Sn है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में क्या है 4। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम बोलेंगे कि सर ये क्या हो जाएगा, आपका अपचायक है। अपचायक का मतलब क्या होगा, ऑक्सीकरण वाला फॉर्म, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। या नोट्स में देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया है एक पॉइंट कि सर जो ऑक्सीकरण होगा वही क्या हो गया, अपचायक होगा, और जो ऑक्सीकारक होगा वो क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक लास्ट है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है तो समझते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रम एक साथ एक ही समय पर घटित होता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अथवा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ह्रास व दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण साथ साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये हमारे पास समीकरण है, समीकरण को देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए Hg+2 है, यानी 4 है, और 4 से यहाँ पे क्या है +2। तो देखिए 4 से क्या हो रहा है 2, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन था। इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इस बार लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कमी है, सॉरी ज़्यादा है, और राइट हैंड साइड में क्या है, कम है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अपचयन कहेंगे। ठीक है, फिर वैसे अगर आप Sn में देखेंगे, Sn में +2 से +4, तो देखिए यहाँ पे 2 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। तो देख रहे हैं ऑक्सीकरण भी इसमें हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहेंगे।